आज हम बात करने वाले हैं आईपीएससी गोल के बारे में, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। आपने मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ये साइनेज डिस्प्ले हुए देखे होंगे, आईसीयू के अंदर, जनरल वार्ड के अंदर और इमरजेंसी के एरिया के अंदर। आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली आईपीएससी वर्क कैसे करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट सेफ्टी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे 6 गोल होते हैं। पहला गोल होता है हमारा नंबर 1, जिसे बोलते हैं पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अब पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? भाई कम से कम आपके पास 2 आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपके पास 2 आइडेंटिटी होनी चाहिए किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मेन आता है आपका रेड बैक और सेफ एब्रीविएशंस। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3 IPSJ-3। इसमें आता है आपका हाई रिस्क मेडिकेशंस। हाई रिस्क मेडिकेशन को हम कैसे चेक करते हैं? डबल चेकिंग करते हैं हम लोग। जो हमारा लॉस ऑफ प्रिकॉशंस होता है उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट रैंक में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे IPSG-4 सेफ सर्जरी। जो सेफ सर्जरी में हम देखते हैं टाइम आउट एंड साइट मार्किंग। नेक्स्ट आता है आपका IPSG-5। इसमें देखते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन, हैंड हाइजीन एंड केयर बंडल। ठीक है, जो केयर बंडल वो वही है जो आपको हमने ऑलरेडी बताया, HIC में जो बंडल यूज होते हैं उन्हीं को हम केयर बंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट 6 आता है फॉल प्रिवेंशन। फॉल प्रिवेंशन में रिस्क असेसमेंट एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी। तो कितने होते हैं आपके गोल? 6 होते हैं। पहला होता है आपका पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थर्ड होता है हाई रिस्क हाई अलर्ट मेडिकेशन, नंबर 4 होता है सेफ सर्जरी, नंबर 5 होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड नंबर 6 होता है आपका फॉल प्रिवेंशन। फॉल प्रिवेंशन यहाँ पे सेफ सर्जरी की जगह यहाँ पे साइट मार्किंग भी आता है। ठीक है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। देखो कौन सा था वो जो अभी हमने बताया था, ये देखो। ओके, नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली। देखो किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 आईडी यूज होती है। क्या क्या 2 आईडी वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होता है आपका उस पेशेंट का नाम। जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा उसका जो नाम होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी वो होगा। सेकंड होगा उसका MRN या UHID नंबर। ठीक है, दो होंगे, पहला नाम होगा, दूसरा होगा UHID नंबर। इन दो के थ्रू ही हम किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कभी भी आप जो रूम का नंबर हो गया या जो बेड नंबर है उसे कभी भी आइडेंटिफायर के बिहाफ पे हम यूज नहीं करते। ठीक है, आपने देखा होगा किसी पेशेंट का जो बेड नंबर 23 है, आपने सोचा इसका आइडेंटिटी में 23 मान लेता हूँ। नहीं, बाय चांस पेशेंट अगर नर्सिंग स्टाफ ने उस पेशेंट को वहाँ पे चेंज कर दिया तो वहाँ पे भी आपके पास कोई ना कोई इशू हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन ओपीडी आईपीडी। इन ओपीडी आईपीडी में जो भी पेशेंट होता है उसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बैंड लगाते हैं। ऑलरेडी मैंने बैंड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया। उस बैंड के बिहाफ पे ही हम किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखो उस बैंड पे क्या होता है, उस पेशेंट का नाम भी होता है, उसका UHID नंबर भी होता है, उसकी एडमिशन डिटेल होती है, दूसरा उसका जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर जो उसको ट्रीट कर रहा है उसका नाम भी उस पर लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है आपका लैब। लैब लेबलिंग। जो लैब का जो लेबलिंग होता है, जितने भी सैंपल्स जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसको यूज करना चाहिए। उसमें क्या होगा, उस पेशेंट का नाम होगा, दूसरा उसका UHID नंबर भी उस सैंपल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि कोई पेशेंट आपका अनकॉन्शियस सिचुएशन में है या कंफ्यूजन है तो उस बिहाफ उस कंडीशन में जो भी उसका अटेंडी होगा उसके थ्रू ही आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराओगे। और उसे चेक करने के लिए 2 स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी और 2 स्टाफ भी वहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। नेक्स्ट आता है, यदि पेशेंट आपका अनेबल है तो वो एक्चुअली जो आपका जो बैंड है वो बैंड को पहन नहीं पा रहा है तो आप क्या करोगे? तो उसकी जगह उसके साथ में आप क्लॉथ लेबलिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोंग लेबलिंग इज द सैंपल रिएक्शन। यदि आप किसी पेशेंट का रोंग लेबलिंग कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको सैंपल को रिजेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आता है नंबर 2 हमारा इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे तो आपसे आईपीएसजी गोल के बारे में पूछा जाएगा कि एक्चुअली आईपीएसजी गोल कौन कौन से होते हैं, आईपीएसजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीएसजी का प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम आपको बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं कि आईपीएसजी में ऑलरेडी होता क्या। पहला हमने बता दिया, सेकंड हो गया आपका इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
भाई इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जब हॉस्पिटल कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो घर पे चला गया, घर पे जाने के बाद जैसे ही वो घर पे गया तो नर्सिंग स्टाफ को उसके बाद कॉल आती है, सर आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको मुझे मेडिसिन चेंज करनी है, आप प्लीज़ मुझे उस मेडिसिन का नाम बता दीजिए। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर मेडिसिन का नाम बताता है और नर्सिंग स्टाफ क्या कहते हैं, पेशेंट को दे देती है। ठीक है, जो डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ को बताया उसे बोलते हैं हम वर्बल और टेलीफोनिक ऑर्डर। ओके, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको तीन चीज़ें अवॉइड करनी, इनको कभी यूज़ नहीं करना। जो आपका कीमोथेरेपी मेडिसिन होती है, हाई अलर्ट मेडिसिन होती है, लुक लाइक ए साउंड लाइक मेडिसिन होती है, ये कभी भी इनका वर्बल ऑर्डर नहीं दिया जाता। क्यों? यहाँ पे भी आपका मेडिकेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा, आप किसी पेशेंट का वर्बल ऑर्डर कब दे सकते हैं या उसको कब उसके रिसीव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड द पेशेंट, यदि आप पेशेंट के नियर बाय हो। नेक्स्ट, मेंशन द रीजन फॉर द ऑल कॉल असेसमेंट डिटेल। अब क्या हुआ कि आपने ऑर्डर तो दिया है, आपको डिटेल को ऐड भी करना पड़ेगा, भाई क्या रीजन था आपने वर्बल ऑर्डर लिया है। ठीक है, राइट एंड रेड बैक ऑर्डर्स। अब आपको क्या करना, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी आपका डिस्कशन हुआ है डॉक्टर के साथ में, वो आपको प्रॉपर आपके रेड बैक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जिस डॉक्टर का वो पेशेंट था, अब 24 घंटे के अंदर जब भी वो पेशेंट डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में आता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पेशेंट को विजिट करके जाए, उसकी कंडीशन कंडीशन को देख के जाए, यदि उसकी मेडिकेशन मेडिसिन चेंज होनी है उसे चेंज करा के जाए। ठीक है, अब दूसरा, अब ये होता कहाँ है, सबसे पहले आ गया आपका आईसीयू। ठीक है, सबसे पहले आईसीयू आ गया, उसके बाद में ओटी आ गया, उसके बाद इमरजेंसी रूम आ गया। ठीक है, अब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है राइट डाउन रेड बैक। ठीक है, अब दूसरा आउट पेशेंट के लिए क्या होता है, आउट पेशेंट में आपको पता है कि डॉक्टर दो तरह की आपकी इन्वेस्टिगेशन कराता है, पहले आपकी रेडियोलॉजिकल और सेकंड आपकी पैथोलॉजी की। ये इसमें आपको देखना पैथोलॉजी में आपके कौन कौन से टेस्ट हुए, सीबीसी हुए, कोलेस्ट्रॉल हुआ है, एलएफटी हुआ, सीएफटी हुआ, या फिर अदर कोई भी आपका टेस्ट हुआ, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है थर्ड, इम्प्रूव द सेफ्टी एंड हाई अलर्ट मेडिकेशंस। अब आपको पता है यहाँ पे इसमें जो थर्ड आपका जो ये आईपीएसजी गोल है, इसमें पूरा मेडिसिन के ऊपर अवेल एक्सप्लेन किया गया है कि अगर यदि आप हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। उसके फार्मेसी को वो मेडिसिन, फार्मेसी अगर चाहे तो उस डिपार्टमेंट की ऑडिट भी कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपको लिस्ट बनानी है आपकी हाई अलर्ट मेडिसिन की, जैसे आपका इंसुलिन हो गया, क्रोमेट कीमोथेरेपी मेडिसिन हो गया, एंटीकोगुलेशंस मेडिसिन हो गया। नेक्स्ट, जो भी आपकी हाई रिस्क मेडिसिन होती है उन्हें आप सेपरेटली स्टोर करते हैं और वहाँ पे उसकी प्रॉपर क्लियर लेबलिंग होती है और कलर कोडिंग के बिहाफ पे रखा जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्टली उठाओ और आप रख दो, नहीं, आपको उस एरिया को प्रॉपर सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी और उसे कलर कोडिंग भी देनी पड़ेगी, जिससे कि वहाँ पे अगर यदि किसी भी डिपार्टमेंट में हाई रिस्क हाई अलर्ट मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो उसे आइडेंटिफाई कर दें और वहाँ पे कोई भी इश्यू होने से आप बचा सके। नेक्स्ट आता है यूज डबल वेरिफिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, उससे पहले नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डबल वेरिफिकेशन कराए प्रत्येक मेडिसिन का। इससे क्या होगा, इससे आपका मेडिकेशन एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलो स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर द लासा ड्रग। अब दूसरा क्या होता है, जो भी आपके लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन होती हैं वो आपकी फार्मेसी में अवेलेबल होती है या आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल होती है। तो जहाँ पे भी आपने वो मेडिसिन रखी हैं उसकी प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लेबलिंग नहीं करोगे तो आप वहाँ से इशू को मॉनिटर नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, एजुकेट स्टाफ ऑन द सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब दूसरा जो स्टाफ हो गया, उसे पता तो होना चाहिए कि भाई हम जो भी हाई अलर्ट मेडिसिन होते हैं उसे हैंडल कैसे करते हैं, स्टोर करने का प्रोटोकॉल क्या है, यदि हमने मेडिसिन रिसीव की है या पेशेंट को हमने डिस्पैच की है तो उसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट रही, हमने फिजिकली दी, हमने बॉक्स में दी। ये तो ये चीज़ें भी, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल है वो भी आपको शो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है अवॉइड वर्बल ऑर्डर फॉर द हाई अलर्ट मेडिकेशन अनलेस इन इमरजेंसीज। भाई मोस्टली जो भी आपकी हाई अलर्ट मेडिसिन होगी उसे अवॉइड करें। हाँ, यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को वो मेडिसिन के लिए बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, इंश्योर सेफ सर्जरीज, यानी करेक्ट साइट
प्रोसीजर एंड पेशेंट। आपको पता हॉस्पिटल के अंदर जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है या कोई प्रोसीजर होता है, उस टाइम पे साइट मार्किंग की जाती है। साइट मार्किंग का मेन रीज़न ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जब हम ओटी में जाते हैं, ओटी में उस पेशेंट के किस पार्ट की हमें सर्जरी करनी होती है। यदि आप साइट मार्किंग नहीं करते तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे आपकी रॉन्ग सर्जरी होने के चांसेस 100% है। तो इसलिए प्रॉपर लेबलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है आपके ओटी में। ठीक है, कंडक्ट टाइम आउट बिफोर एवरी सर्जरी। आपको ये भी देखना है कि सर्जरी होने से पहले आउट कंडक्ट टाइम क्या है। वो प्रत्येक जितनी भी आपकी ओटीज होंगी उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होगा। नेक्स्ट, इंश्योर साइट मार्किंग बाय द सर्जन्स। अब दूसरा, जो भी नर्सिंग स्टाफ ने साइट मार्किंग की है उस साइट मार्किंग को उस कंसल्टेंट के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी वो फॉरवर्ड की जा सकती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लायंस। यदि सेफ इसमें आपको क्या होता है, जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है वो भी यूज़ करनी है, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी कंप्लायंस आती है वो भी आपको वेरीफाई करनी है। नंबर 5 पे आ गया, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस। हाँ भाई, अब हॉस्पिटल में पेशेंट आपका एडमिट हुआ है तो इन्फेक्शन से भी तो बचाना है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आ गया कि आपको अपने हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो कराना है, जो कि आपके 5 मोमेंट होते हैं। ऑलरेडी आपके नर्सिंग स्टेशन पे अवेलेबल मिलेंगे कि जो 5 मोमेंट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीपीई किट। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, आप हाउसकीपिंग में वर्किंग हो, तो आपको पीपीई किट की नॉलेज होनी चाहिए। पीपीई किट में होता क्या है, जैसे आपका ग्लव्स हो गया, गाउन हो गया, मास्क हो गया, शील्ड हो गई, उसके बाद में आपका सेफ्टी शूज हो गए। ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं आपके इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। ठीक है, जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको पीपीई किट पहनना पड़ेगा। फिर डिसइंफेक्ट फॉर सरफेस एंड इक्विपमेंट रेगुलरली। जो भी आपका सरफेस है और जो भी आपका इक्विपमेंट है उनको प्रॉपर आपको डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाइल इंस्ट्रूमेंट एज पर द प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी इक्विपमेंट को स्टाइल करें तो आपको एज पर प्रोटोकॉल फॉलो करना है सीएसडी का, कि भाई हम क्लीन कैसे करते हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड प्रोग्राम टू प्रिवेंट रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे मेन काम क्या होगा, यदि आपने देखा होगा कभी कभी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको मल्टीपल एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम उस पेशेंट को, उससे रिलेटेड ही आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आइसोलेट कंटीजेंसीज पेशेंट व्हेन नीडेड। यदि कोई पेशेंट ऐसा आता है जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या कम्युनिकेबल डिजीज है और आपको उस पेशेंट को सेपरेट रखना है, तो आपको एक आइसोलेशन रूम बनाना पड़ेगा जिससे उस पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग स्टाफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। अब जितना भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस स्टाफ है उसको आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर आप आउटसाइड जो भी आपको ट्रेनर है उनको बुला के भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। लास्ट है हमारा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल। अब दूसरा, कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं उससे गिर जाने के। तो उसे गिराने से बचने के लिए हम कुछ पैरामीटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता कहाँ है असेसमेंट फॉर रिस्क, जब कोई पेशेंट आपका एडमिशन करा रहा है या कभी वो शिफ्ट हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। सबसे पहले क्या होता है, हाई रिस्क में जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उसमें आता है सबसे पहले बच्चे जो कि आपके 12 साल से कम होते हैं, और जो कि मैन होते हैं जिनकी एज 65 से ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर शेडेट, आईसीयू, फिजिकल चैलेंजेस, ये सब आते हैं आपके हाई रिस्क पेशेंट में। उसके बाद LEFE, लाइफ से लीव साइनेज का मतलब होता है लेट्स एलिमेंट ऑल फॉल्स टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क रूम्स बेड। ओके, उसके बाद एजुकेट पेशेंट एंड अटेंडेंस। उसके बाद जो भी आपके पेशेंट आते हैं, अटेंडेंस आते हैं, उनको आपको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो भी पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट प्रिकॉशंस। इसमें क्या, लो बेड, नॉन स्लीपर फ्लोर, प्रॉपर हाईलाइट्स एंड रीलिंग ऑन द बेड, टॉयलेट सपोर्ट्स बार्स, कॉल बेल्स, अलार्म, व्हील चेयर बेल्ट, ये सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए यदि आप नैनीताल से ऊपर जा रहे हो। नेवर लिव हाई रिस्क पेशेंट्स अनअटेंड। यदि कोई भी पेशेंट आता है उसको हाई रिस्क कंडीशंस हैं तो आप विदाउट ट्रीटमेंट उससे उसे लौटा नहीं सकते। ठीक है, रिस्क रिस्क असेस रीअसेस फॉर रिस्क पोस्ट सेडेशन सर्जरी और एनी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।